नमस्कार। देखिए, इतिहास ना सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होता। ये तो असल में फैसलों की कहानी है। तो आज हम एक पुराने हिंदी दस्तावेज के पन्ने पलट रहे हैं और मुगल बादशाह हुमायूं के एक ऐसे ही फैसले को देख रहे हैं। एक ऐसा फैसला जिसे आगे चलकर एक भारी भूल कहा गया। और देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल पर टिकी है। सोच कर देखिए, एक तरफ एक विशाल साम्राज्य का वारिस, दूसरी तरफ एक उभरता हुआ बहुत ही चालाक दुश्मन, और बीच में बस एक फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने हिंदुस्तान के तख्तोताज का मुस्तकबिल मतलब भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1530 से, हुमायूं के राज्याभिषेक के साथ। अब देखिए, अपने पिता बाबर से उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, पर ये कांटों का ताज था। सच कहूं तो साम्राज्य की नींव अभी उतनी मजबूत नहीं थी और चारों तरफ से चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। मतलब हुमायूं के पास जश्न मनाने का तो वक्त ही नहीं था। गद्दी पर बैठे नहीं कि उन्हें अपने सबसे पुराने और सबसे जिद्दी दुश्मनों अफगानों का सामना करना पड़ गया। और ये वही अफगान थे जिनसे बाबर ने सत्ता छीनी थी, और वो बदला लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि हुमायूं का शुरुआती दौर कितना कितना उथल-पुथल भरा था। 1530 में गद्दी मिली, 1531 में कालिंजर का अभियान किया, और फिर 1532 में तो एक के बाद एक दो बड़ी मुसीबतें आ गईं। पहले दोहरिया की लड़ाई और फिर चुनार का वो अहम घेरा। मतलब हर कदम पर उनके नेतृत्व की परीक्षा हो रही थी। तो उनका जो पहला बड़ा सैन्य अभियान था, वो था कालिंजर के मजबूत किले पर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। इस अभियान का अंत किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक समझौते से हुआ। और शायद ये हुमायूं के शासन करने के तरीके का पहला संकेत था कि भाई, जहां तक हो सके टकराव टालकर समझौता कर लिया जाए। कालिंजर में समझौता करने के बाद हुमायूं को ज्यादा दिन चैन की सांस नसीब नहीं हुई। अब उनका सामना सीधे सीधे अफगानों की एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से होना था, और यही थी नए बादशाह के लिए असली परीक्षा, जिसे दोहरिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इस परीक्षा में हुमायूं खरे उतरे। 1532 में दोहरिया की लड़ाई में उन्होंने महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को करारी शिकस्त दी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने मुगल सत्ता को मजबूत किया। उस वक्त तो ऐसा लगा कि भाई, अफगानों का खतरा हमेशा के लिए टल गया। लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब एक खतरा खत्म होता है तो उससे भी बड़ा खतरा किसी कोने में इंतजार कर रहा होता है। महमूद लोदी के सीन से हटते ही एक दूसरा और कहीं ज्यादा चालाक अफगान नेता अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और उसका नाम था शेर खान। दोहरिया की जीत के बाद हुमायूं ने अपनी नजरें घुमाई पूरब की तरफ, जहां शेर खान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। हुमायूं का अगला निशाना बना चुनार का किला, जिस पर अब शेर खान का कब्जा था। और सुनिए, ये कोई मामूली किला नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी भारत की सत्ता की चाबी था। इसके पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था, मतलब साफ था। जिसके हाथ में ये किला, समझो बिहार और बंगाल का रास्ता उसके लिए खुल गया। हुमायूं ने अपनी पूरी ताकत से किले को घेर तो लिया, लेकिन दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में। पूरे 4 महीने, जी हाँ, 4 महीने शेर खान ने इतनी मजबूती से किले की रक्षा की कि इतनी ताकतवर मुगल सेना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ठहर गया हो, और हुमायूं की सेना बस किले की दीवारों से टकराकर थक रही थी। और यहीं, इसी डेडलॉक के बीच कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। 4 महीने की बेनतीजा घेराबंदी के बाद हुमायूं ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ उस घेराबंदी का ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का भी नतीजा तय कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, दोहरिया में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद हुमायूं ने अपने दुश्मन शेर खान के साथ समझौता किया ही क्यों, खासकर तब जब उन्होंने उसे एक मजबूत किले में घेर रखा था? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो पश्चिम से गुजरात के शासक बहादुर शाह का खतरा बढ़ रहा था, और हुमायूं एक साथ 2 मोर्चों पर नहीं उलझना चाहते थे। दूसरी तरफ चुनार की घेराबंदी में 4 महीने बीत चुके थे और कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। और इन सब के ऊपर शेर खान खुद एक चतुर खिलाड़ी था। वो लड़ाई के बजाय बातचीत से अपना काम निकालना बखूबी जानता था। तो संधि की शर्तें क्या थीं? पहली शर्त, शेर खान अपने बेटे कुतुब खान को एक सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेजेगा।
दूसरी, हुमायूं चुनार की घेराबंदी हटा लेंगे, और तीसरी और सबसे अहम शर्त, किले पर शेर खां का ही कब्जा बना रहेगा, यानी पूर्वी भारत का वो दरवाज़ा उसी के पास रह गया। तो हुमायूं आगरा लौट आए, शायद ये सोचकर कि उन्होंने एक बहुत अच्छी डील कर ली है। परंतु शेर खां की शक्ति को न कुचलना आगे चलकर हुमायूं के लिए भारी भूल साबित हुई। ये कोई मामूली राजनीतिक चूक नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक भूल थी, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर। इस एक समझौते ने शेर खां को अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने का वो कीमती वक्त और मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। और कुछ ही सालों बाद इसी शेर खां ने हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। तो आज की ये चर्चा इसी एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। बस सोच कर देखिए, अगर हुमायूं ने उस दिन चुनार में समझौता न किया होता और शेर खां की शक्ति को वहीं कुचल दिया होता, तो क्या सूर साम्राज्य कभी वजूद में आता? मुगल साम्राज्य का भविष्य कैसा होता? बस एक फैसला और शायद इतिहास की एक पूरी तरह से अलग कहानी।